दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों के दुश्मन। ये नागराशि कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। बच्चों के दुश्मन। दिल्ली का एक व्यस्त बाजार दरियागंज। दरियागंज में स्थित राज पब्लिक स्कूल। छुट्टी की घंटी अभी बजी ही थी कि कक्षाओं से निकलकर बच्चे टिड्डी दल की तरह स्कूल के कंपाउंड से गुजरकर मुख्य गेट की ओर लपके। और ठीक उसी समय स्कूल के बाद सड़क पर से गुजरता सामान से लदा एक टेम्पू इतनी तेजी के साथ लहरा कर मुड़ा कि सामान से भरा एक बंडल ठीक स्कूल के मेन गेट के पास आ गिरा। धप। झटके के साथ जमीन पर गिरने के कारण बंडल जगह जगह से फट गया और चॉकलेट के कई पैकेट इधर उधर छितरा गए। चॉकलेट, अरे वाह, मुफ्त की चॉकलेट। देखते देखते बच्चों के झुंड उस बंडल पर टूट पड़े। चॉकलेट की बरसात हुई है। आह, यम यम, लूटो लूटो। और पलक झपकते ही बंडल खाली हो चुका था। वाह, मजा आ गया। आह, मुफ्त की चॉकलेट क्या स्वादिष्ट है। अरे, यह दृश्य देखते चौकीदार उनकी तरफ लपका। अरे अरे बच्चों, क्या करते हो? फेंको, फेंको उन चॉकलेटों को। इस प्रकार लावारिस पड़ी पड़ी चीजों को खाना खतरनाक है, फेंको। हूँ। और ठीक उसी क्षण वह बच्चा तोड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। अरे क्या वैसे, कहीं चॉकलेट छीन कर फेंक देने से तो नहीं नहीं। बच्चे की हालत देखते हुए बुरी तरह से उछल पड़ा। आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। हे भगवान, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। चॉकलेट में जहर था। और निगाहें घुमाते जैसे उसे सांप सूंघ गया। कुछ पलों तक सन्नाटे की इस अवस्था में खड़ा रह गया वह, किंतु फिर अगले ही पल उसके कंठ से एक जबरदस्त चीख उबल पड़ी। खून, खून, जहर, चॉकलेट में जहर है। और फिर वह पागलों के समान वह उन बच्चों की तरफ लपका जो चॉकलेट या तो खाने जा रहे थे या खाना शुरू कर चुके थे। नहीं नहीं बच्चों, चॉकलेट मत खाना, इसमें इसमें जहर है। फेंक दो चॉकलेट, मैं कहता हूँ फेंक दो। आनंद फानंद में भी आसपास से गुजरते बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और बच्चों के हाथों से चॉकलेट छीन छीन कर फेंकने लगे। फेंको फेंको इसे, इसमें जहर है। जबकि उधर चौकीदार स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष में। गजब हो गया सर, जल्दी चलिए, स्कूल के बहुत से बच्चों ने जहर भरी चॉकलेट खा ली है। क्या? ओ माय गॉड। दरियागंज स्थित पुलिस स्टेशन। हेलो, सब इंस्पेक्टर नाथन हियर। क्या? ओह नो मैम, मैं पहुंच रहा हूँ। सायरन बजाती पुलिस जीपे वह पेट्रोल गाड़ियां आंधी तूफान की तरह घटना स्थल की ओर रवाना हो गई। पी पी। तत्पश्चात कई एम्बुलेंसों के सायरन भी बज उठे। पी पी। हताहत बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। और उससे उस शाम को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो इत्यादि संचार व्यवस्था चीख उठी। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के कई स्कूलों पर एक साथ एक जैसा जहरीला आक्रमण। बच्चों को चॉकलेट में मिश्रित साइनाइड विष दिया गया। एक समाचार पत्र में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जेबरा आतंकवादी संगठन ने ली है। आतंकवादी कार्रवाई। करीब 700 बच्चे तीक्ष्ण विष से मारे गए। 1000 की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय उठी। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसे स्थान की जांच की जाने लगी जहां से आतंकवादियों के शहर से बाहर निकलने का जरा सा भी संदेह था। उधर अफ्रीका के गुलाम टापू से जनरल टम्टा के आतंकवाद का खात्मा करने के बाद नागराज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। यहाँ वह होटल राज पैलेस के एक शानदार कक्ष में ठहरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, आपका दूध और आज का समाचार पत्र। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अखबार खोलते नागराज की निगाहें सुर्खियों पर चिपक कर रह गई। विश्वव्यापी जैबरा आतंकवादी संगठन दिल्ली में सक्रिय है। उसका पहला निशाना मासूम बच्चे। लगता है यहाँ भी मैं शांति के साथ नहीं रह सकूंगा। जब तब तक तो नहीं जब तक जैबरा का एक भी आतंकवादी यहाँ जीवित है। तभी नागराज साथ वाले कमरे कमरे से आती उठा पटक की आवाजें सुनकर चौंक उठा। सड़क ठोक पटक। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि साथ वाले कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। और अगले ही पल वे अपने कक्ष की खिड़की से निकलकर साथ वाले कक्ष की खिड़की की तरफ रेंग रहा था। जबकि साथ वाले कक्ष में जेबरा से गद्दारी करे कोई जीवित नहीं रह सकता। टोनी, ओह सड़क सड़क। बस गंजे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दो। नहीं,
गंजा टोनी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चलो टोनी, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के पास पहुंचा दूं। छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। और अगले पल गंजे ने उसे 15वीं मंजिल से नीचे उछाल दिया। हा 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 ओह। किंतु नागराज ऐसे हादसे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। श्यू। नागरस्सी गिरते हुए टोनी के शरीर से लिपट गई और उसे वापस ऊपर खींचने लगी। गंजे ने जब अविश्वसनीय दृश्य देखा तो उसने रिवॉल्वर निकालकर नागरस्सी पर कई फायर झोंक दिए। तोय तोय। लेकिन हड़बड़ाहट में सभी निशाने चूक गए और इससे पहले कि वह कोई और फायर कर पाता, ओह सांप। सांपों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके बाद नागराज ने उसे और शैतानी करने का अवसर नहीं दिया। धड़ाक। गंजे के तीनों साथी नागराज को यूं एकाक खिड़की पर प्रकट होते देखकर जरूरत हो गए। फिर जब वे सोचने समझने लायक हुए तो उन्होंने रिवॉल्वरें निकाली और नागराज पर दनादन गोलियां चलाने लगे। धोय धोय। काश बेचारे जानते होते कि मुझ पर गोलियां असर नहीं करती। नागराज पर गोली असर क्यों नहीं होता, जानने के लिए पढ़े नागराज का प्रथम कॉमिक नागराज। और शिगरी उन्हें इस कटु सत्य का एहसास हो गया। पूरे हो गए तुम लोगों के अरमान, अब मैं कुछ करता हूँ। पहले तो अपने एक खतरनाक खिलौने इधर दे दो। नागरस्सी की मदद से नागराज ने तीनों के रिवॉल्वर झटक लिए और अब ठोक हाय। मानवता के दुश्मनों का दुश्मन धड़ाक। एक बार फिर मानवता की खातिर लड़ रहा था। धुम हाय उफ। और जब वह इस कार्य से निवृत्त हुआ तो खिड़की से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। ओह उफ। नागराज खिड़की की तरफ लपका। लगता गोले की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया है। टोनी पहरे, जल्दी यहां से निकल चलो वरना पुलिस रोक लेगी। चलो। टोनी शीघ्रता से खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करने लगा लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया और स्वयं भी खिड़की से नीचे उतर आया। इधर से नहीं पहरे, इधर से हवा में उड़कर जाएंगे उस पार सामने वाली बिल्डिंग तक। क्या? अरे भाई मारना ही था तो बचाए क्यों था। और इस बार नागरस्सी सामने वाली इमारत की छत के मुंडेर पर लिपट गई। चलो चुपचाप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और कसकर पकड़ना। टोनी को नागरस्सी से पीठ पर बांधकर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और फिर सड़क को पार करते हुए उसने सामने वाली इमारत पर पांव जमा दिए। दब। फिर नागराज तेजी से ऊपर उठने लगा। छत पर पहुंचने के बाद नागराज ने अपनी बेल्ट खोली और इसे ओवरकोट में बदलने लगा। प्यारे भाई आंखें खोलो, क्या हम जिंदा हैं? पाठक जानते हैं कि नागराज का फोल्डिंग ओवरकोट बेल्ट के रूप में नागराज के पास हर वक्त रहता है। उस इमारत से नीचे उतरकर दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। दोनों पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों पुराने किले के एक निर्जन खंडर में थे। हाँ प्यारे, अब सीधी तरह मुझे जेबरा के बारे में बता रहे हो या तुम्हारी भी अकल दुरुस्त करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, आतंकवाद के दुश्मन। जेबरा संगठन एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह का नाम है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शता। विश्व बम विस्फोटों से मासूमों की जिंदगी ले लेता है। रुपया उनका ईमान धर्म है। इस समय भी ये लोग विदेशी इशारे पर हर देश में, पूरे देश में तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जेबरा का एक खास आदमी चीता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पुलिस को इसका सबक सिखाने के लिए बच्चों की हत्या हुई। लेकिन तुम इनके विरुद्ध कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है नागराज। मुझे संगठन ने अपू घर में बम फेंकने का काम सौंपा था। उस दिन जेबरा का एक आदमी मुझसे मिला। टोनी, तुम्हें आज यह बम अपू घर में बच्चों की भीड़ के बीच फेंकना है। मैंने अपना काम निपटाया। धड़ोम। सैकड़ों बच्चे व बड़े उस बम कांड में मारे गए। फिर मैंने अपना मेहनताना लिया। तुम्हारा काम हो गया, शाबाश। यह लो 1 लाख रुपया। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो घर के आगे लगी भीड़ को देख मेरा माथा ठनका। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के साथ ही मेरी मासूम 3 वर्षीय पिंकी और राहुल भी
उस बम विस्फोट में हम मुझसे हमेशा के लिए छिन गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, राहुल, सुनीता, मेरे बच्चों, उफ, हे भगवान, ये यही है, क्या हो गया प्रभु? मैंने अपने हाथों अपना हरा भरा कर संसार उजाड़ दिया। उस दिन के बाद मुझे अपने साय से भी नफरत हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले जेबरा सहित उसके पूरे संगठन का सफाया कर देना चाहता था। तुम कातिल हो, तुमने सैकड़ों घरों की रोशनी लूटी है। आज तुम्हारे अपने घर में अंधेरा हो चुका है। हा हा हा। अपने मासूम बच्चों के खूनी हो तुम, बीवी के हत्यारे हो। नहीं नहीं, मैंने कसम खाई, मैं यह घिनौना काम छोड़ दूंगा और जेबरा से अपने 20 बच्चों की मौत का बदला लूंगा। तब मैंने दोनों सदस्यों से जेबरा के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जो तुम जानना चाहते हो उसका परिणाम जानते हो? हाँ, मौत। लेकिन मेरी नहीं, उस शैतान जेबरा की। और तभी से संगठन को मेरी तलाश है। इसका मतलब जेबरा तक पहुंचने का रास्ता तुम नहीं जानते। जेबरा तक हमें केवल चीता ही पहुंचा सकता है। चीता? हाँ, चीता। जेबरा का दाहिना हाथ है वह। दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल में कैद है वह। टोनी, भारत मेरी मातृभूमि है और मैं अपने देशवासियों को जेबरा के अंतक से मुक्ति दिलाने के बाद ही दिल्ली से जाऊंगा। नागराज, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों किले से बाहर निकल गए। फिर वे टैक्सी में सवार तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तुम कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, जो अपने दूसरे साथियों से सुना है। जेल से कुछ ही दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। नागराज, तुम करना क्या चाहते हो? मैं चीता को जेल से निकालना चाहता हूँ। नागराज की बात सुनकर टोनी आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो नागराज? यह असंभव है। क्यों? नागराज, इस जेल की 20 फुट ऊंची चार दीवारी के ऊपर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता है। और तुम्हारी मंजिल है वेट टावर, जिसकी कोई सीढ़ी नहीं है। उसकी छत पर ही कहीं कुख्यात कैदियों को 4 स्टैंड गन धारियों की निगरानी में रखा जाता है। चारों 1 महीने तक ऊपर रहते हैं। 1 महीने के बाद क्रेन की सहायता से दूसरे 4 सिपाही को ऊपर भेजकर उन्हें नीचे लाया जाता है। सिपाही व कैदियों का खाना भी रोज ऊपर रस्सियों द्वारा बेचा जाता है। अगर हम टावर की छत पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच जाए तो टावर के ऊपर अनाधिकृत उड़ान भरते किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को यह मशीन गन द्वारा गिरा सकते हैं। ओ, इसका मतलब टावर के ऊपर मशीन गन भी है। हाँ। दोनों फिर एक टैक्सी में सवार हो गए। बहुत सुरक्षित जेल है। हाँ, तो तुमने चीता को छोड़ने का विचार त्याग दिया? जवाब में नागराज मुस्कुराया और बोला, मैं आज रात ही चीता को जेल से निकाल लाऊंगा। क्या? रात के 1 बजे नागराज का हेलीकॉप्टर तिहाड़ जेल के आसपास दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हेलीकॉप्टर में ही मेरा इंतजार करना, ठीक है? कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर जेल से थोड़ी दूर मैदान में उतरा। विश्व बेस्ट ऑफ लक नागराज। और नागराज चल पड़ा एक खतरनाक मिशन पर। जैसे चार द्वारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। कुछ ही क्षणों में वह ऊपर पहुंच गया। फिर वह जेल के अंदर की दीवार पर रेंगने लगा। ओ, सिपाही के पलटने से पहले नीचे पहुंचाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, यह सर्च लाइटों की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है। इससे बचकर ही टावर तक पहुंचना होगा। कुछ देर वहीं रुककर वह सर्च लाइट के दारों की गति व दिशा का अध्ययन करता रहा। और इस बार जैसे ही दारा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्च लाइट का दारा नागराज की तरफ आया, किंतु बाल बाल बचा। नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। सर्च लाइट के आगे निकलते ही नागराज जीप के नीचे से निकला और टावर की तरफ भागा। टावर के नीचे पहुंचकर दीवार पर रेंगना खतरनाक हो सकता है, शायद कोई अलार्म छिपा हो। उसने अपनी कलाइयां ऊपर की और उनमें से नागरसी निकलकर ऊपर उड़ चली। नागरसी टावर के ऊपर मशीन गन से लिपट गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे। और अगले ही क्षण एक बिजली सी चमकी, धड़ाक।
और उस समय के समाप्त होते ही बेहोश हो चुके थे तीन सिपाही, और नागराज चौथे सिपाही पर बरस रहा था। बता चीता कहाँ कैद है? ओह! नागराज की कह डांती आवाज ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ इस जाल के नीचे कैद है वह। चाबी कहाँ इसकी? जेलर के पास। इस बीच नागराज की चमकदार आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थी। अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आधे घंटे बाद जब तो होश में आओगे तो सब भूल चुके होगे। फिर वह लोहे के जाल की तरफ बढ़ा। इस जाल को बाहुबल से उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत जाल है। ठोक। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उफ, घूप अंधेरा है। किंतु मैं अपने नाग नेत्रों द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूँ। नागराज की निगाह चीता को तलाशने लगी। चीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी चीता की आवाज उस अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। कौन है वहां? मैं यहाँ हूँ। नागराज उसके पास पहुंचा। क्या तुम ही चीता हो? हाँ, जेबरा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। ओह, तो जल्दी करो ना। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और बारी बारी से अपनी बलिष्ठ भुजाओं की मदद से उन्हें दीवार में से उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है। खड़ाक। और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। अंधेरे में भी कैसे काम कर रही है। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों ऊपर पहुंचे। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप सब देखते जाओ। नागराज ने कलायु से नागरस्सी छोड़ी। सोए। अकेले इस सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया बिना हथियार के, और यह मूर्ति बना कैसे खड़ा है? नागरस्सी चार दीवार के साथ बने सर्च लाइट टावर से निपट गई। हाय, मैं कहूँ यह मुझे क्या हो गया था? इस बीच चीता द्वारा झिंझोड़े जाने से सिपाही का सामान टूट चुका था। चीता, हम इस रस्सी के सारे जेल की चार दीवारी तक जाएंगे। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। चीता नाग रस्सी को पकड़कर लटक गया। अरे, ये दोनों कौन है? इन्हें रोकना होगा। जरा सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से न फिसल जाए। अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है यह। नागराज भी चीता के पीछे नाग रस्सी पर लटक गया, उस सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी। रुक जाओ दोनों, वरना गोली मार दूंगा। ओह, लगता है सिपाही होश में आ गया है। इसने वह रस्सी वहां तक बांधी कैसे? जादूगर लगता ही है। दोनों को न रुकता देख सिपाही ने मशीन गन का मुंह खोल दिया। तर तर तर, जिंग जिंग। ओह, वह मशीन गन चला रहा है। मुझे चीता को अपनी आड़ में रखना होगा। गोलियों की आवाज से चीता हलकान हो रहा था। बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। किंतु गोलियां या तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकराकर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रही है? परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज से सारी जेल में भगदड़ मच गई थी। अरे क्या हुआ? ये गोलियां क्यों चल रही है टावर पर से? कुछ दिख भी तो नहीं रहा। खतरे का सायरन बजाओ। ऊपर सर्च लाइट की रोशनी डालो। तभी सर्च लाइटों का प्रकाश उनकी तरफ घुमा और वे रोशनी रोशनी में नहा गए। उफ! सर्च लाइट टावर पर खड़े सिपाही अब उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आने दो इन्हें, जैसे नीचे आएंगे दबोच लेंगे। इधर चीता ने जैसे अगला हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नजर नाक के मुंह पर पड़ी। अरे बाप रे, सांप! मैं तो मर गया रे। किसी ने सही कहा कि सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सुरमाओं की हवा खिसक जाती है, किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपककर चीता को भाव में भर लिया। डरो मत और मुझे कसकर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। हम भाग नहीं सकते। स्वागत की पूरी तैयारी है। आओ बेटा, तिहाड़ से भागोगे। किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में रह गई। दौड़! ओह! नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका। और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज व चीता उन पर कैर बनकर टूट पड़े। धौड़! ठोक! किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर का घेराव कर रहे थे। ये तो बढ़ते जा रहे हैं और समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए। भागना ही बेहतर रहेगा। इधर चीता भी यही सोच रहा था, अतः उसने टावर से छलांग लगा दी। और नागराज यह देखकर दंग रह गया कि न केवल ऐसा ही सलामत जमीन पर पहुंच गया, बल्कि एक तरफ भाग भी निकला।
यह तो वाकई चीते की तरह फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका। सिपाहियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की, किंतु सब व्यर्थ रहा। नागराज चीता के पीछे पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया। और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़कों पर खोज रही थी, पी पी वे हेलीकॉप्टर में बैठे अवैध कही जाने वाली उस जेल से बहुत दूर जा चुके थे। चीता, किंग जेबरा के आदेशानुसार हमें तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक का रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वहां छोड़ देंगे। जरूर दोस्त, हेलीकॉप्टर सूरज कुंड के निर्जन पहाड़ियों की ओर ले चलो। सिगरी हेलीकॉप्टर के निर्जन पहाड़ी सतह पर मंडरा रहा था। टोनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो, तभी तुम यहाँ पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा किया भी, जो कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से भी लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी में नाया एक हेलीपोर्ट पैड नजर आने लगा। टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही देर बाद वे तीनों एक अंधेरे हॉल में खड़े थे। यह अंधेरा क्यों है? बस किंग जेबरा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी। वो तभी रोशनी के साथ किंग जेबरा हॉल में प्रकट हुआ। आओ नागराज, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और यकीन मानो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद इसे यहाँ पहुंचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छुपी नहीं थी। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जेबरा। मैंने कसम खाई है कि तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारूंगा। नागराज का यह बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश आया। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया है। तुम मूर्ख हो चीता। इस शख्स ने न केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया है, वरना यह तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन नागराज है। और सुनो, अब से 1 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट पकड़नी है मुझे। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इसे इस काबिल न छोड़ना कि ये अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते चीता ने नागराज पर छलांग लगा दी। धूम धौड़ धड़ाम ढुशुम। इस बीच जेबरा वहां से निकल चुका था। नागराज के धुआंधार वारों से चीता बेदम हो चुका था। हाय, मुझे छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ जेबरा के बदले छोड़ सकता हूँ। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बता दो। और फिर चीता ने उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज ने अपनी दोनों खड़ी उंगलियों का वार उसकी आंखों पर किया। ओह जॉनीज, जब तक पुलिस नहीं आ जाती यहीं अंधेरे में भटकता रहे। नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्क नजर आने लगा। दोनों आगे बढ़ चले। उस गलियारे में बढ़ते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर जेबरा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। टोनी, कहीं चीता ने मैं गलत कोड तो नहीं बता दिया? हम तब इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही उन्होंने दोनों को रोका। अपना कोड नंबर बताओ। ZBR 666। कोड नंबर सुनते हुए संतुष्ट हो गए और अगले क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ ही दूरी पर जेबरा कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी। कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग विलियम वेस्टसीमैन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जेबरा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम न पूरी कर सका। अरे यह कार हिल क्यों रही है? अरे यह तो हवा में उठ रही है। और सच्चाई यह थी, यह चमत्कार उन अनगिनत सर्पों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते थे। नागराज नागराज। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जेबरा का बेहोश जिस्म टंगा था और उस पर यह पोस्टर लटका हुआ था। यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जेबरा है, जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्या की है। अब मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते पुलिस को फोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले
जेबरा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे जान से मार डाला था। उधर नागराज की कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ। हेलो कमिश्नर साहब, खूंखार आतंकवादी जेबरा के ठिकाने का पता नोट कर लीजिए। और पता बताने के बाद जब वह बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता नहीं था। ओ नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं कसम लेता हूँ कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जयबरा सिर नहीं उठा सकेगा। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये नागराज की कॉमिक्स थी। ज़्यादा एक्शन तो नहीं था इसमें, और ना ही कोई ज़्यादा खूंखार मतलब वे थे ड्रैगन वगैरह, कोई बॉस। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।